आयशा बिना किसी को बताए ही वहाँ से चली जाना चाहती थी। इसे ज़रिश की तरफ देखा। तुम अपने घर चली जाओ, इसने प्यार से कहा। मगर वो छोटे चौधरी मुझे दोबारा यहाँ कैद कर लेंगे, आप ना जाएं। ज़रिश ने रोने को थी। हिम्मत करो ज़रिश, जितना कमज़ोर होगी तुम्हें ये लोग इतना ही अपनी बेबसी का निशाना बनाएंगे। आयशा आजिज़ आकर बोली। ज़रिश कुछ भी ना बोल सकी, जबकि आयशा पहली बार घर से निकलते हुए पूरी तरह खौफज़दा तो थी, लेकिन वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहती थी। अभी हॉल रूम से निकलकर दहलीज ही पार की थी कि ज़रिश ने वली की जानिब देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। वो सहम गई। वली दादी के कमरे में जाने के इरादे से आगे बढ़ा कि आयशा को देखकर इसके तन बदन में आग के शोले से उठने लगे। कहाँ जा रही हो तुम? वो चिंगारता हुआ उस तक पहुंचा। आयशा डर गई। इसकी कलाई वली की फौलादी गिरफ्त में थी। छोड़े मुझे लाला, वो खुद को संभालती बोली, ताकि वो नीच सा दाम तुम्हें अपनी कैद में करके मुझे कमज़ोर करे। वो फनकारा तो आयशा ने अफसोस से इसकी तरफ देखा। आपको सिर्फ अपने इंतकाम और दुश्मनी की पड़ी है, समझे। और मैं जीता जागता वजूद हूँ, और इस दुश्मनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दें। वो अपना हाथ झटकती बोली, जबकि वली ने सी अचानक गर्दन दबोच ली। ये एहसास ही सुहाने रूह था कि अगर वो ना देखता तो वो यहाँ से निकल जाती और उसकी कोई कमज़ोरी सदाम के हाथ लग जाती। बोलो आगे, बोलो क्या बोलना है, सुन रहा हूँ मैं सब। तुम मेरे भाई की बीवी हो, असमझी। इससे आगे एक लफ्ज़ भी कुछ नहीं। वो धारा जबकि पीछे से जरी जो काँप रही थी, शहरयार को तीर की तरह इसकी तरफ बढ़ते देखा। इसका दिल खौफ से फटने को था। शहरयार ने वली का वहीं हाथ झटका और उसे परे धकेला। जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी इसे हाथ लगाने की? वो उसे गिरबान पकड़ता चिल्लाया। वली ने बिना रिस्पॉन्स के इसकी तरफ इसका हाथ अपने गिरबान से झटका। भाग रही थी यहाँ से, भाग जाती तो ढूंढते रहते सारी ज़िंदगी। इसे संभाल कर रखो, अगर इस हरामी के हाथ में मेरी एक भी कमज़ोरी गई तो मैं वहीं खड़े खड़े इसे गोली से उड़ा दूंगा, समझे तुम। वो उसे घूरता वहाँ से गया, जबकि जरीश को वहीं कांपते देखकर इसका अगला निशाना जरीश थी। तू भगा रही थी, वो इतनी नफरत से बोला कि जरीश का रंग फीका पड़ गया, गोया वो अभी गिरकर बेहोश हो जाएगी। इससे पहले कि वो उसे बढ़ता जरीश भाग उठी, जबकि वो मुँह ही मुँह में गलीस कारी से नवाजता दादी के कमरे में चला गया। आयजा खांस खांस कर बुरा हाल था। तुम ठीक हो? शहरयार ने इसको थामना चाहा, जबकि आयजा जैसे दीवानी सी हो गई। इसे शिद्दत से दूर धकेला और अपने नाजुक हाथ को जज्बातीपन में उसके गाल पर जोर से मार गई। दूर रहे मुझसे, मुझे आपने नफसाती बना दिया है। वो सिर्फ आंखों से इसे घूरने लगी, जबकि अपनी हतक पर शहरयार का गुस्से से खून खौल गया। तुम्हारे नफसातीपन का इलाज करता हूँ मैं, वो दांत कचाता हुआ बोला, और उसकी कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़कर अपने साथ इसे घसीटने लगा। छोड़ो मुझे, आयशा चिल्लाई, जबकि शहरयार ने गोया दांत पर दांत जमा लिए थे। इसकी चीख व पुकार और रोना सिदकना सब सुनकर ही सब अपने कमरों से बाहर निकले। यहाँ तक कि जाना भी अपनी उदास आंखों को इस पर डाले खड़ी थी। क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? चची ने इसको आयशा से दूर करना चाहा। बस इनफ। शहरयार ने हाथ उठाकर किसी भी अमल से इन्हें बास रखने की धमकी दी। वो इसके तेवर देखकर हैरान रह गई। कुछ भी हो जाता, मगर वो कभी बदलिहाज नहीं हुआ था। क्या कर रहे हो ये तुमने आयशा को तलाक दे दी, और अब ना वो तुम्हारे कमरे में जाने का हक रखती और ना ही तुम किसी भी हक से इसे अपने कमरे में ले जा सकते हो। चौधरी सिकंदर ने इसके हाथ की गिरफ्त से अपनी बेटी की कलाई आज़ाद कराना चाही, मगर शहरयार को आज कोई रोक नहीं रख सकता था। वो सर्द नज़रों से सबको देखता रहा। मुझे नहीं समझ आता कि सब बेवकूफ़ हैं या मुझे समझते हैं। ये मेरी बीवी है, थी और रहेगी। ना मैंने इसे तलाक दी और ना ही ये आखिरी सांस तक कोई मुझे इससे जुदा कर सकता है। इसके एक कागज़ पे साइन करने से ना ही तलाक हुई और ना हो सकती है, समझे आप। और आज अभी और इसी वक्त पूरे हक से आपकी बेटी को अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। जिससे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो लफ्ज़ अपने चाचा चाची के मुंह पे मारता खड़ाप से कमरे में घुस गया, जबकि आयशा को कमरे के वस में एक झटके से छोड़कर चटकनी चढ़ाकर वो पलटा तो आयशा ने उसको खौन खान आंखों को देखा। मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी, वो मछली। जबकि शहरयार ने उसको अपनी सिरक गिरफ्त में जकड़ लिया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप इस हवेली में सलामत रहें तो आइंदा इस कमरे से जाने की बात मत करना, वरना तुम सिर्फ अभी मेरी अच्छाई जानती हो, बुराई देखोगी तो अपने वालिदैन को भिखारियों की तरह सड़कों पर पाओगी। क्योंकि ये सब मेरे बाप का है और मेरा है, तुम्हारे बाप का इसमें एक रुपया भी नहीं। इसे यहाँ रखा हुआ एहसान समझो। इसके कान में फनकारता वो इस पर असलियत वाज़ी करता इसे बेड पर धकेल गया, जबकि आयशा तो ये सुनकर ही मुंजमद हो रह गई। ज़रीश की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बाहर जाए, जबकि जाना ये सब सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। वली भी दोबारा दादी के पास चला गया, जबकि वो मेहरबान लफ्ज़ इसे अपने शाने पर महसूस हुआ।
बेटा ठीक हो? उन्होंने प्यार से पूछा, जबकि जाना जो नाज़ों से पली बढ़ी थी, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसने कभी अपने बाप भाई को ऊँची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। वली के इसकी ज़िंदगी में आने से पहले, और यहाँ तो लड़ाई जैसे शुगल था, सबके लिए आम-सी बात थी। इसकी आँखों के मोतियों को साफ करती उसके होंठ के ज़ख्म से निगाह चुरा गई। वली ने इनके इनके बस और इख्तियार से बाहर था, जबकि शेरियार की इस हरकत पे वो काफ़ी गुस्से में थी। चच्ची ने वलवला मचाना चाहा, मगर सिकंदर इन्हें अपने साथ कमरे में ले गए। मुलाज़िमा से कहकर उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए नाश्ता लगवाया, जबकि मुलाज़िमा का मुँह भी चाना से बिगड़ा हुआ था। इसके अलावा दरिश की नरम नज़रें इस पर थी, वो ही खाना लगा रही थी। तभी दादी और वली भी वहाँ दाखिल हुए, तो दादी ने नागवारी से अपनी बहू को देखा। बहुत खूब रुकैया, बहुत खूब, तुम्हारी जैसी जाहिल औरत मैंने नहीं देखी आज तक। तुम्हारे शौहर के कातलों को बिठा कर खिला रही हो। अरे मैं कहती हूँ डूब मरो। दादी ने झाड़ती जाना के बाल मुट्ठी में जकड़ गई। इतनी शिद्दत से उन्होंने इसके बालों को जकड़ा था कि जाना की आह निकल गई, जबकि आंखों के गोशे नम हो गए। गाली, मेरे घर का एक टुकड़ा भी तू नहीं खाएगी। मेरे बच्चे को किस बेरहमी से मार दिया, इसका सर तन से जुदा कर दिया, और यहाँ तुझे अब मैं नाश्ते टुसवाऊँ है। वो इसको झंझोड़ती हुई चिल्लाई, जबकि जाना रोने लगी। चीची छोड़े मुझे, बोलते जाए नज़रों से इन्हें देखने लगी, जबकि उन्होंने इसके धान बान से वजद को धू धकेला और वली के कदमों में जागिरी जो तन के खड़ा था। ए शकीला, सोती सोती कहाँ है मेरी इस मनु जूती कहाँ है मेरी इस मनुस की सूरत से ही घिन आ रही है मुझे। वो मुलाजमत से बोली तो मुलाजमत दौड़कर इनकी छड़ी ले आई, जिनसे अक्सर वो खुद भी पिट जाती थी। दरिश के लिए लम्हे नाकाबिल बर्दाश्त से हो गए, जबकि जाना पत्ते की तरह काँप उठी। क्या कर रही हैं अम्मा जान? आपके बेटे की ये कातला नहीं है। रुकैया बेगम बीच में आई, तो उन्होंने इसे झटका और शकीला से छड़ी ली, जबकि जाना खौफ से रोती वली के कदमों में पनाह लेना चाह रही थी। वो मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वो पीछे के सकती रो रही थी, दिल फटने को था। माफ़ कर दे बड़ी भी, जरिश दौड़कर इसके आगे आई, जबकि दादी ने इस कदर हिमायत पर जरिश को इस छड़ी से पूरी तरह धुन दिया। हट नमक हराम, इसकी सिसकियाँ गूंज रही थी, जबकि अब बारी जाना की थी, जिसके पाँव पे एक छड़ी लगी और वह तिलमिला कर रह गई। ये सुहाने रू मंजर सब दहशतनाक नज़रों से देख रहे थे। अगर गलती से ये मंजर सद्दाम खान देख लेता तो यकीनन चौधरी के पूरे गांव को आग लगा देता। एक के बाद एक लगने वाली छड़ी इसके नाजुक कोमल वजूद पर निशान छोड़ रही थी, जबकि वो इस बेहिस के कदमों तले मछली की तरह तड़प रही थी। बस कर दे दादी, मर जाएगी तब भी सुकून नहीं मिलेगा, जिंदा रहने का भी छोड़ दे। वो बोला तो इनकी सांसें फूलने लगी थी। वैसे भी उन्होंने इसके करीब थूका और जाकर तख्त पर बैठ गई। दो नाजुक वजूद बेबसी से सिसक रहे थे। रुकैया बेगम जाना के पास है और वली की तरफ सर उठाकर देखा। बहुत पछताओगे वली, बहुत। इनकी अपनी आंखें भीग गई और वो जाना को उठाने लगी। ए भाऊ, दूर रहो इससे, दोबारा इसके पास तुम्हें देखा तो शहर वाले घर भिजवा दूंगी। वो हाथ न जाकर गदब से बोली। जरी जो खुद को खुद ही समेटती उठ गई, जबकि जाना की भीगी आंखें इन नाज बरादरियों को याद कर रही थी जो उसके बाप के घर में इसके लिए था। ए उठ, दादी बोली, जबकि वो शख्स जो कुछ देर पहले वही खड़ा था वहाँ से चला गया। अब वो तन्हा थी। उन्होंने दोबारा कहा तो वो अपनी जगह से उठी, जिसम में जलन सी लग रही थी। इस सख्त सर्दी में हल्की सी ठड़क गोया गोया पूरी सर्दी दुखती थी, और यहाँ तो इसका कैदियों की तरह रिमांड निकाला जा रहा था। वो उठी, जा मेरे लिए चाय बना, नखुद से बोली तो जाना किचन में आ गई। पूरा किचन ही खाली था, इसे चाय बनाना कब आती थी, मगर अंदाज़ा था कि क्या कुछ डलता है। वो अपने कांपते हाथों से चाय बनाने की कोशिश कर रही थी कि इसे चूल्हा ही जलने में नहीं दे रहा था। इसने मुश्किल जलाया और अपने हाथों को सेकने लगी। कुछ तकव्वत पाते ही वो फूट फूट कर रोती। मर गई वो, जा देख क्या बना रही है, दादी चिल्लाई तो इसने बच्चों की तरह अपने आंसू साफ किए और फिर इसे दूध निकाल कर वो चाय बनाने में जल्द ही कामयाब हो गई। इसे चाय लेने की कोशिश की, मगर इसको सही तरीका मालूम नहीं हो रहा था, और दोबारा जब कोशिश की तो सारी चाय उलट दी। वो चिल्ला कर दूर हुई। सदर शुक्र इसका पाँव हाथ बच गए थे, मगर चाय मुलाजमा ने सारा मंजर दादी के कान में भर दिया और वो दोबारा छड़ी उठाती इसके सर पर थी, जबकि वो बुरी तरह रोती पिटती चली गई और इनसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगी, जिस पर सिर्फ दो थप्पड़ मार कर उसे हजार सलवाते बद दुआएं देती चली गई और शकीला से चाय बनाने का कहा।
घर से निकलते इसने अपने लफ्ज़ों और अपने बुरे रवैये का बुरी तरह एहसास हुआ। वो किस तरह इसको इसके बाप को अपने एहसानों तले दबा रहा था। इसे शर्मिंदगी ने घेरे में ले लिया था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर किस ट्रैक पे उतर कर वो अपनी मोहब्बत को ट्रीट कर रहा था। इसने खुद पर लानत मलामत की और डेरे पर चला गया। आज एक दो लोग इससे अपने मसले डिस्कस करने आ रहे थे, जिसकी वजह से वह जाना भी ज़रूरी था। तभी वो आयज़ा का मामला रात पर टालता खुद डेरे पर आ गया। दिल में सुकून भी था कि इसने इसे अपने कमरे में ले जाकर सब पे वाज़ेह कर दिया है कि वो फ़कत इसकी है। एक दिन और बस एक दिन ही तो था ये, जो शायद इतना लंबा था कि इसको लगा सारी उम्र बीत गई। अपनी 20 साला ज़िंदगी में इसे इतने काम नहीं किए थे जितने यहाँ इस घर में इस औरत ने ले लिए थे। और हल्की सी बात पर इसका तशद्दुद भरा अंदाज़। वो 12 बजे तक उनके पाँव दबाती रही, यहाँ तक कि इसकी उँगलियाँ अकड़ गई थी। मुसलसल वो रोई जा रही थी। जाना बीवी आप जाए, मैं दबा देती हूँ। ज़रिश ने कहा तो जाना ने खुद से भी छोटी लड़की को देखा जो इसकी वजह से सुबह पिटी थी। वो जाग जाएंगी। जाना खौफज़दा हुई। कुछ नहीं होता, आप जाएं, आप थक गई होंगी। दरिश बोली तो जाना सर हिलाती उठकर कमरे में आई और बेड पर एकदम ढेर होती। वो इतना रोई कि दिल फटने को था। लाला मुझे बचा ले, लाला ये बहुत ज़ालिम है। इसकी सिसकियाँ उभर रही थी, जबकि पीछे दरवाजे में खड़ा वजूद ये सब सुन रहा था। और उसका खून खौल गया। इसकी तहवील में वो किसी और को याद करती, वो चमड़ी ना खींच देता। वो इस तक पहुँचा, उसके साथ ही लेट गया बेबाकी से। जबकि जाना भगुला कर उठती कि वली ने इसके बालों को मिट्टी में जकड़ कर अपने चेहरे के नज़दीक इसका चेहरा किया। इसके गुलाबी चाँद की तरह दमकते चेहरे पे नीले निशान थे। ज़ालिम तो हैं हम लोग, मगर तुम्हारा वो लाला तुम्हें यहाँ बचाने कभी नहीं आएगा मेरी जान, तो इस सब की आदत डाल लो। वो संजीदगी से बोला, जबकि बाल अब भी इसकी पकड़ में थे। मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। जाना शायद इससे हमदर्दी की कोई तवक्को रख रही थी, जबकि वली हँसा। तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें जाने दूँ? वो उसको दोनों शानों से सख्ती से पकड़कर इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े पूछ रहा था। जाना बेबसी से कंफ्यूज सी देख रही थी। इसकी आंखें शोले उगल रही थी। क्या किया था मेरे बाप ने? चलो तुम बताओ। प्यार? तुम्हारी माँ भी तो इस ढोंग में शामिल थी। इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है आज तक? जवाब दो। वो झंगाड़ा और इसे दूर छटका। पूरी कुआ से जाना का सर बैठ के ग्राउंड से लगा। वो सर थामती रोती, जब मेरे बाप को नहीं बख्शा तुम्हारे बाप ने, तो मुझसे क्या उम्मीद है? यहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ होगा सिर्फ मेरे हुक्म पर होगा। अब दफ़ा हो जाओ, अपना मुंह लेकर और अपना लिबास तब्दील करके मेरे पास आओ। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। वो उस पर झुकता बोला। जाना की आंखें फैल गई। अनहोनी का एहसास बुरी तरह हो रहा था। जाओ, वो इसे साकेत देख कर धाड़ा। जाना उठी से कुछ समझ नहीं आता। सुबह से कुछ खाया भी था, ऊपर से जो वो समझ रही थी रूह पहले परवास हो जाने को थी कि चकरा कर इसी के कदमों में गिरी। वली के अंदर तक नफरत उतर गई। कब तक चलेगी ड्रामेबाजी? बहुत जल्द तुम्हारी मेरी आँख की मानद गुर्बत में बसना है। जलसा दूंगा, मगर ज़िंदगी भर बख्शूंगा नहीं। उसके कान में फनकारता इसे वैसे ही छोड़े अपने डेरे पर फिर से चला गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रात देर हो चुकी थी, मगर आयज़ा को जाए नमाज पर देखकर वो उसके पुरनर चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठा। आयज़ा ने पीछे आहट महसूस की और अपनी जगह से उठी। आंसू से तर चेहरा साफ किया। शहरयार इसे खामोशी से देख रहा था। सफ़ेद दुपट्टे के हवाले में होले में इसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। वो आगे बढ़ी और उसकी तरफ देखा। पानी लाऊं आपके लिए? वो उसकी आंखों में देखने लगी। शहरयार को खुशी का एहसास हुआ और वो पल में इसे अपने बाजू की नरम पर जोश गिरफ्त में ले गया। आई एम सॉरी आयज़ा। वो उसके गाल पे हाथ फेरता बोला, मैं गुस्से में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर चुका हूँ। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुमने वो पेपर साइन कर दिए, मगर शायद मैं आपके ग़ुलाम की हैसियत रखती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलामों को सफाइयाँ नहीं दी जाती। आपको खाना ला दूँ? वो बोली तो शहरयार इसका चेहरा देखने लगा और इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। आयशा, मेरी बात का मतलब वो नहीं। शरीर, आपको क्या हो गया है? आप मुझे क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं? मैं आपके लिए खाना लाती हूँ और इसके अलावा आपकी खिदमत के लिए जो आप चाहेंगे मैं कर दूँगी। मगर आप मालिक हैं, आपका है ये सब। और आप 2 मिनट में मेरे माँ बाप को भिखारी बना देंगे, और मैं ऐसा तो हो नहीं चाहती। मैं खाना लाती हूँ। वो कहकर इसे हैरान परेशान छोड़ती आगे चली गई, जबकि शहरयार वहीं जम गया। वो आज फिर सो नहीं सका था, तो सुबह की किरणें निकलने से पहले ही वो डेरे से निकलकर आबादी की तरफ जाने लगा। यहाँ तक कि उसी घर तक पहुँच गया, मगर फासला अब भी काफ़ी था। वो आगे बढ़ा और बिल्कुल इसी रोज़ की तरह वही नस्वानी चीख इसकी तवज्जो खींच गई। जबकि एक चीख के बाद आज चीख नहीं रुकी। दर्द से दोहरा होता कोई चिल्ला रहा था,
फिर अचानक वो चीखें दम तोड़ गई। बिल्कुल इसी तरह खामोशी छा गई। शहबाब के माथे पर कोई बल नमूदार हुए। वो ऐसा शख्स नहीं था जो किसी की केयर करता। किसी के होने न होने से इसे कौन सा फ़र्क पड़ता था। मगर ये चीख इसको अजीब कैफियत का शिकार कर देती। वो आगे बढ़ने लगा। सफ़ेद शॉल लिए वो घनी मूंछ और सफ़ेद रंगत वाला शख्स पूरी शान से चलता आबादी में आ गया। एक किसान इसे नजर आया जो अपना खेती बाड़ी का सामान लिए खेत की तरफ बढ़ रहा था। शहाब ने इसे रोक लिया, जबकि वो इसकी आन बान देख कर समझ गया कि नवाबों से इसका कोई ताल्लुक होगा। तभी अदब मुअद्दब हुआ। ये यहाँ चीखने की आवाज़ें क्यों आती हैं? वो जानता था काफ़ी नॉन सेंस सवाल कर रहा था, मगर वो खुद को बाज नहीं रख सका। वो जी बेला है, इसका शौहर बड़ा जालिम है जी। बहुत मारता है, बहुत मारता है। न जाने क्या क्या जुर्म ढांढता है कि बच्ची ऐसे दिल हार के चीखती है। अब तो बाऊ हमें आदत हो गई, लगता है आप नए हैं यहाँ। वो मुस्कुराया, खुशामद करने लगा। कभी सदाम को नहीं बताया तुम लोगों ने? वो उसी घर को देखता पूछने लगा। वो जी खान साहब आपको क्या बताते, इनके पहले ही बहुत मसले। बकवास बंद करो, ये इसका गाँव है, यहाँ कोई शख्स मुसीबत में और इसे इल्म नहीं। वो अचानक गुस्से से भड़का। किसी अनदेखे से इसे न जाने क्यों हमदर्दी हो रही थी। ये पहली बार था। किसान खामोश हो गया। जाओ, इसने कहा और पलट गया। कल वो खुद से दोबारा यहाँ आने का इरादा रखता था। सदाम वाकई अपने झमेलों में पूरी तरह उलझा हुआ था। ऊपर से वह शराब भी पीने लगा था, जिसकी बिना पर अक्सर इसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। आधे सर में दर्द सा होता था। खान अनायत ने देखा सदाम खान बिखरे चोली में अपने सुल्तान की कमर पे हाथ फेर रहा था, जो आज ही बाप बना था और खुश था। इसकी बीवी भी खुश थी, मगर सदाम तो खुश नहीं था। अनायत के पुकारने पर वह इस बिखरे हुलिये में भी अपनी शख्सियत का इस पर छोड़ता मुड़ा। खान दिलशेर मर गया। अनायत जैसे एक ही लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, जैसे वो खुद इस बात पे खोल रहा हो। सदाम की सुर्ख आंखों में मज़ीद सुर्खी फैली। वो अनायत के करीब आया और बिना लिहाज के इसके मुंह को थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया। अनायत खामोश खड़ा रहा। तुम्हारा भेजे से पहले इसका पास कौन पहुंचा? अनायत बादशाह। तुम्हारे पहुंचने से पहले इसके पास कौन पहुंचा? अनायत बादशाह। वो खून की घूंट भरता बोला। अनायत ने खामोश रहने में आफियत समझी, जबकि वो गुस्से से उसके गिरबान पकड़ गया। बोलता है ये तुझे उल्टा लटका दे। अनायत तुझसे गद्दारी की बू आ रही है। वो खुद खून आशिम आंखों से देखता दहाड़ा। खान आपका मेरा नमक का रिश्ता होता तो गद्दारी के इम्कान थे, मगर हमारा रूह का रिश्ता है और आपसे गद्दारी का मतलब मैंने अपनी माँ जाए से गद्दारी की है। मगर आप फिक्र न करें, आप पर इल्ज़ाम लगाने वाला और जाना बीबी के साथ ये सब करने वाला अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। वो अज़म से बोला और ये बात सद्दाम खुद भी जानता था कि उसे कभी झूठ नहीं बोलता। तभी से धक्का देकर वो बाहर निकला। अनायत इसके पीछे पीछे था। शाह साहब ने हुक्म दिया कि आज बीबी को उठा लिया जाए। वो उसको बताने लगा, काफ़ी देर लगा दी। वो जैसे जता के कि इसका हुक्म मानने में देरी बढ़ती गई। अनायत सर झुका गया। जाओ, इस तरह लेकर आना कि इसे छू ना सके कोई, वरना के आगे तुम जानते हो। वो धमकी देता बोला और काफ़ी दिनों बाद इसे हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। फजल खान ने बेटे को आते देखा। इसके पीछे शहाब भी था। हमारी जाना सही नहीं है सदाम खान, वो बेचैनी से बोले। तो सदाम ने इनकी तरफ देखा। खुद को जो खुद बर्बाद करता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकता। दो टोक बात कहकर इसने शुमाइला को खाने का इशारा किया, जबकि नूर भी आजकल यही नज़र आने लगी थी। सदाम बाबा साहब, हम अपने उसूलों के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएगा। दोबारा इस मौजू पे बात नहीं करना। इसने अपनी माँ को खाना लगाते देखा और चुपचाप खाना खाने लगा। वो मज़ीद कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अगर इस मौजू पे कोई बात करता तो ज़रूर वो चौधरी के पास से इसको ले आता। वो महारानी क्या कर रही जो निकली नहीं? वो गुस्से से बोली। तो शकीला ने इसकी तरफ देखा। बड़ी भी मैं देख कर आऊँ? वो ज़रा झुककर चालाकी से बोली। हाँ जा ज़रा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो वो जल्दी से वली के कमरे की तरफ बढ़ी के पीछे से बड़ी भी ने फिर से पुकारा तो वो छम से इनके पास आई। ज़रा देख लो अच्छे से, वो मैंने ख़याजी से बोली। तो शकीला इनकी बात का मफहूम भी समझते हुए इस बात में सर हिला गई और तेज़ी से वली के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बजाया, मगर दरवाज़ा तो खुला था। वो अंदर गई तो जाना को बेतरतीबी से बिस्तर में पड़े देखकर वो मुँह पे हाथ रखकर इसके नज़दीक आई। इसके सर पे चोट का निशान था, जबकि वो अपने हाल से बेहाल पड़ी थी। शकीला बाहर भागी। हाय बड़ी भी मर गई, लगता है मर गई। वो चीखी तो रुक गई है, जल्दी से वली के कमरे में गई। वहाँ का नज़ारा देखकर वो इस तक पहुँची जब तक कि पीछे पीछे दादी भी आ गई थी। इस ड्रामेबाज को उठा, पहली औरत है ये जो
وہ چپ हुई तो रुकैया इस नाजुक से पली लड़की को समेट रही थी, जबकि आंखें भी नम थी। शकीला, डॉक्टर को बुलाओ, ज़रा सख्त लहजे में बोली तो शकीला ने डॉक्टर को कॉल ही कर ली। जब तक डॉक्टर नहीं आया वो सब वहीं रहे। कमज़ोर है ये और शायद खुराक भी नहीं ली। वो दवाएं लिखता इसके ज़ख्मों से नज़र चुराते हुए बोला और रुकैया बेगम के हाथ में पर्चा थमाकर चला गया, जबकि दादी से बातें सुना रही थी जो होश में भी नहीं थी। इसके बाजू में ड्रिप लगा दी गई। रुकैया बेगम इसके बालों में नरमी से हाथ फेरती रही और बड़ी बीबी खुद ही बोल बोल कर थक कर चली गई। तो नरम हाथों की गर्दिश पर जाना की आंख खुली और इसी मेहरबान औरत को इसने अपने पेशानी चूमते देखा। तभी धड़ से दरवाज़ा खोलकर वली अंदर दाखिल हो गया। तो आप भी इस ड्रामेबाज की हरकतों से मुतासिर हो गई। वो तमस्खर से हंसता माँ को देखता ड्रेसिंग के पास आया और अपने बाल बनाने लगा। जाना इसे खौफजदा सा देखकर उठकर बैठी। बेटा लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने इसे रोका, जबकि वली को इस खौफ महसूस करके तकवीत सी मिली। जाना ने नफ़ी की ओर उठकर बैठी। वली भी अब इसे देख रहा था। कुछ ऐसी नजरों थी कि पानी जाना के हलक से नहीं उतर रहा था जो अम्मा इसे पिला रही थी। जाना ने पानी का गिलास हटा दिया और रोने लगी। क्या हुआ मेरी जान? उन्होंने इसे बाहों में भरा। ये मुझे घूर रहे हैं। वो मसलती हुई खुद को इनके सीने में छुपा गई, जबकि अम्मा ने अफसोस से वली को देखा जो शानिच का गया। मगर इस अदा पे इसका दिल धड़का। इसका अंदाज बहुत भाया था। कुछ नहीं होता चंदा, ऐसे मत रो। चलो शाबाश, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। वो उठने लगी। नहीं प्लीज़ आप मत जाएं। वो इनका हाथ थाम गई, जबकि वली ने तेवरी चढ़ाकर इसको देखा और जाना का हाथ इनके हाथ पर से हटाता चला गया। इसका दिल चिड़िया की तरह सहमा हुआ था। अम्मा इसके सर पे प्यार करके इसके लिए खाना लेने चली गई, जबकि वली ने दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर इसको चीखने पर मजबूर कर दिया। जाए जाए आप यहाँ से। वो उसे सक्कर रोती दूर होने लगी, जबकि वली इसके नज़दीक आया, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जाना इसके चौड़े सीने में समाई। इतना डर मुझे अच्छा लगा। उसके बाल इसकी गर्दन से परे धकेलता एकदम इस पर छूटता कि जाना कसमसा कर इसकी गिरफ्त से निकली। वो रो रही थी, मुसलसल रो रही थी। वली ने गुस्से से इसके बाल झगड़े और अचानक इसकी गर्दन पर झुकते वो काफ़ी शिद्दत दिखा रहा था। जाना सिसकती रही और उसके निशानों पर मज़ीद इजाफा करके इसको तड़पा कर वो मुतमईन सा दूर हुआ। आइंदा झटकने का सोचा तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। उसको रोता देखकर बोला, चलो उठो और मेरे पाँव दबाओ। उसे जिद करते हुए बोला। तभी दरवाज़ा बजा तो उसने बुरा सा मुँह बनाया। वली, दरवाज़ा खोलो। वो बोली तो जाना वो अपनी ड्रिप की परवाह किए बिना दरवाजे तक पहुंची। आंटी, मुझे मुझे इस कमरे में। शिट आप वो धाड़ा जाना रुक गई। वापस आओ उधर। वो वहीं से चीखा। जाना होठ काटती पलटती सी इसके कमरे में घुसने लगी। वो बेड पर बैठ गई। अम्मा आप खाना रख दें, मुझे भी भूख लगी है। वो खाना इनसे लेकर बोला तो वो उस पर तरसी निगाह डालती बाहर निकल गए। जाओ कमरे की कुंडी लगाओ। वो घूर कर बोला तो जाना उठी। ट्रिप तो हाथ से निकल गई थी। वो दोबारा इसके सामने बैठी। खाना खाओ, इसने अगला हुक्म दिया। जाना से सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वो कांपते हाथों से निवाला तोड़कर मुंह में रखती। केवल ने इसका हाथ पकड़ा और दांतों तले इसकी नाजुक उंगलियों से ले ली। आप। जाना इसकी मज़े का था। वो मुस्कुराया। इसे जिद करके सुकून मिल रहा था और इसी तरह उसे खिलाता रहा, खुद भी खाता रहा, जबकि जाना के आंसू टूट टूट कर मातम कर रहे थे खुद के होने पर। पहरेदारी की नज़र इस पर पड़ी और वो इससे पहले इन पर चीख कर दौड़ता। अब शहाब ने अपने हाथ की बंदूक का पीछे हिस्सा इसकी कनपट्टी में मारा। वो बेहोश हो गया। इसे अनायत को फिर से अपने पीछे आने का इशारा किया। इसे ये काम करने में खूब मज़ा आ रहा था। वली की दीवार काफ़ी ऊंची थी और हवेली की काफ़ी दीवार ऊंची थी। किसी के आ जाने का खौफ अलग, मगर बामुश्किल ही सही वो दीवार फलांग के दोनों की दीवार फलांगते ही कुत्ते भौंकने शुरू हो गए और शहाब का दिल किया अपनी बंदूक से इन उड़ा दे, जबकि अनायत ने इन्हें भोंकते मनों में दवाई फेंकी। शहाब इसे हैरत से देखने लगा क्योंकि कुत्ते सो चुके थे। जानता हूँ साहब, वली कुत्ते शौक से पालता और ये वो कुत्ते हैं जो लम्हे में मांस को तन से जुदा कर देते हैं। इसने कहा तो शहाब ने सर हिलाया और वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। इन हज़ारों कमरों में से किस कमरे में कौन है वो? अब शहाब से दिला ऐसा हुआ था। अनायत ने एक तस्वीर खोली और इसे गौर से देखने लगा। अब ये क्या है? शहाब ने चिढ़कर पूछा। तस्वीर हवेली के अंदर की, और जहाँ तक मुझे खबर हुई थी आयजा बीबी के साथ ही होती हैं वो, तो यानी इनके कमरे में होगी। वो दिमाग लड़ाता बोला। वैसे यहाँ तुम्हारे रिसोर्सेज कैसे हैं? कोई बुलबुल तो नहीं पाल रखी? वो दांत निकालता अनायत को शर्मिंदा कर गया।
مطلب دال کالی ہے، بتاتا ہوں تمہارے مالک کو میں۔ اس نے سر ہلایا تو عنایت نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور وہ دونوں اسی طرح چھپتے چھپاتے اندر کی جانب بڑھے اور لاؤنج میں آ گئے۔ سردی کے باعث دونوں ہی پوری طرح ہاتھ مسل رہے تھے۔ ابھی وہ سہولت سے لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر عنایت کے بتائے گئے کمرے کی طرف بڑھتے کہ دروازہ کھلا اور ولی کمرے سے باہر نکلا۔ شہاب اور عنایت وہیں جم گئے اور لانچ کی لائٹیں کھول کر اس سے پہلے کہ انہیں دیکھتا کہ ایک صوفے کے پیچھے اور دوسرا بڑی سی الماری کے پیچھے چھپا، مگر یہ عارضی تھا۔ اگر وہ جلد اندر نہ جاتا تو وہ دونوں پکڑے جاتے اور یہاں سے بچ پاتے یا نہیں، صدام سے ضرور مارتے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پچھلے باغ کی طرف سے نکل گیا۔ دونوں کے دماغ میں جانا کا خیال آیا اور دکھ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، عنایت نے کہا، مگر یہاں سے نکلنا اب آسان نہیں۔ شہاب نے گویا سی حقیقت بتائی اور وہ دونوں پھر بھی اندر بڑھے اور عائزہ کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر عنایت نے اس مشکل پر جھنجھلا کر زمین پر پاؤں مارا، جبکہ شہاب ہنسا اور اس نے اپنی جیب سے اپنا شاندار آلہ نکالا اور بڑی ٹیکنک سے دروازہ کھول کر وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ عنایت ابھی اس کے قدموں میں جھک کر اسے دانت دیکھا، جبکہ عنایت واقعی کافی امپریس ہوا۔ لگتا ہے آپ نے کافی چوریاں کی ہیں وہاں، وہ بڑبڑایا، جبکہ شہاب اپنے ٹیلنٹ پر چوری کا نام سن کر منہ پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بستر پر نازک سا وجود سکڑا سمیٹا پڑا تھا، دونوں ہی اسے دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ صدام کی طرف سے اجازت نہیں تھی، مگر اس کو لے کر کیسے جاتے کیونکہ چھونے پر بھی پابندی تھی۔ تبھی شہاب مزید وقت ضائع کیے بنا اس کے نزدیک ہوا اور اس نے کمبل ہٹایا تو لمحے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانی اپنے حسن سے بے پرواہ پڑی تھی کہ شہاب کی نگاہ اس پر سے ہٹنا بھول گئی۔ عنایت نے یہ منظر ناپسندگی سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا شہاب کے تاثرات سخت سے ہوئے۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دوست کی نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ شراب پینے لگا تھا۔ اس کے اندر جیسے آنکھ سی جل رہی تھی، اس آنکھ کو یہ لڑکی ہی بجھا سکتی تھی۔ اس بات کا انداز شہاب کو اس کو دیکھ کر ہو گیا۔ اس نے زور سے اس کا شانہ ہلایا اور زلیش جی جان سے کانپ اٹھی بیٹھی۔ خود پر جھکے شہاب کو دیکھ کر وہ چیختی کہ عنایت کو بھی دیکھ کر اس کا سانس جیسے رک گیا، مطلب بلاوا آ گیا تھا، یعنی وہ آ گیا تھا۔ اس نے اتھ کر دیکھا، وہ نہیں تھا۔ لڑکی شرافت سے چل رہی یا کوئی اور طریقہ اپنانا؟ گولیوں کی دھڑ دھڑ آواز پر دونوں مڑ کر دیکھنے لگے۔ مجھے لگتا ہے اسے اندازہ ہو گیا ہے، عنایت بولا تو شہاب نے دانت پیسے، کاش اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیتا، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ عنایت نے اس کے جمے وجود کو ہلایا اور دونوں آخری نظر دریچ پر ڈال کر اس کھڑکی کے آگے کی طرف کو دیے کودے۔ ولی کی بندوق سے نکلی گولی نے ان کا تعاقب ضرور کیا تھا، مگر افسوس کہ دونوں میں سے ایک کو بھی نہ لگی اور وہ دیواریں پھلانگ کر بھاگے تھے۔ وہ بچ گئے تھے، اب آگے والے سے کون بچاتا انہیں؟ بے ہوش کتوں کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، جبکہ یہ کتے وہ نہیں تھے جو رات کو سوتے۔ اس نے دروازہ کھلوایا تو چوکیدار بھی اونگ رہا تھا، جبکہ اسے یہ دیکھ کر خطرہ محسوس ہوا کہ گارڈ تو خونم خون باہر پڑا ہوا تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑھا، اس طرف ڈھونڈتا اسے وقت لگتا جو وہ آیا تھا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ تب اس نے باہر کھڑے ہو کر فائرنگ کی، گویا انہیں اطلاع دی کہ وہ جان گیا ہے۔ تبھی وہ لوگ بھاگے اور وہ سارے گھر والوں کو ویسا ہی چھوڑے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں جانا بھی جاگ گئی تھی۔ ولی نے موبائل اٹھایا۔ ہاں، وہ حرام زادہ اپنے بندوں کو آج بھیج چکا ہے حویلی کے باہر، سیکورٹی سخت کرو، اس نے اپنے خاص ملازم سے کہا اور فون بیڈ پہ پھینک کر سہمی ہوئی جانا کو دیکھا۔ وہ اس تک پہنچا، جانا کی چیخ سی نکلی، تم اپنی شکل اس کمبل میں گم کر لو، کبھی میں سارا لحاظ بلا طاق رکھے ابھی تمہیں چوٹی کی طرح مسل دوں۔ سنسناتا لہجہ جانا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اس لیے فاصلہ بناتی کمبل میں دبک گئی اور کمبل سر تک تان لیا۔ ولی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر چھپا وجود کانپ رہا ہے اس وقت۔ اسے صدام پر شدید غصہ تھا، نہ جانے صبح کیسے ہوتی اور وہ ایک نئی چوٹ اس کے دل پر مارتا۔